अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। फ्राइडे है और जुमे का टाइम भी तकरीबन घंटे आधा घंटा तकरीबन बचता है। तो मैंने कहा क्यों ना लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ आपका, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो सकी थी उस तरह प्रॉपर वे से, और परसों भी गालबन नहीं हुई थी। तो मैंने कहा आज क्लास की जरूरत वैसे नहीं देनी आपको। कुछ बच्चे हैं जिनमें मुझे पोटेंशियल दिखाई देता है, उनमें से एक आपकी क्लास है। तारीफ़ भी कर रहा हूँ, तारीफ़ इसलिए की जाती है ताकि आप मज़ीद काम करें। आप क्योंकि अप्रिसिएशन जब मिलती है तो बंदा मज़ीद काम करता है, और आपकी क्लास में माशाल्लाह से वो पोटेंशियल है कि आप काम करें। जैसे कि मैंने आपकी पिछली क्लास में भी ये कहा कि बेटा जो ज़िंदगी है वो चलने का नाम है। सांस चल रही है तो ज़िंदगी है, सांस रुकी तो ज़िंदगी रुकी। तो बेटा आप जब तक चल रहे हैं तो आप ज़िंदा है। चलने से मुराद क्या है बेटा? जब तक आप अपना काम कर रहे हैं, जब तक आपके अंदर जस्तजू है किसी चीज़ की, जब तक आपके अंदर लगन है कि हम काम करेंगे, तो इसका मतलब बेटा आप जिंदा हैं। अदरवाइज बेटा आप में और मरे हुए शख्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। और फिर दूसरी मैं बात करूं कि अक्सर मैंने हमेशा लास्ट टाइम भी लेक्चर दिया था, नेगेटिव थाट से अपने आप को दूर रखना है। नेगेटिव थाट से दूर रखने से मुराद के इन दोनों लॉकडाउन की बात करूँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हमारी है ही है, कभी कभी वॉइस प्रॉब्लम हमारी है ही है, कभी कभी लेक्चर भी अपलोड नहीं होता, वो प्रॉब्लम है ही है। इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट ना होइएगा। अक्सर गलती कर जाते हैं जो इंडियन, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं यार सब कुछ बकवास है, और सब कुछ बकवास करके वो अपना आप बकवास कर देते हैं। तो बेटा जो भी मिलता है अच्छे से उसको करें, और अपने पोटेंशियल को एक कंट्रोल वे से बेटा आपने क्या करना है, यूज़ करना है। और रोज़ का लेक्चर रोज़ करना है। मुझे तायरा के, लिशबा के, और आपके पास इशरा के, और एक आपके पास आशा के अलावा वर्दा का भी आता है, रिस्पांस आता है। उसके अलावा बेटा मुझे रिस्पांस नहीं आता, तो रिस्पांस मुझे आना चाहिए। इस क्लास में मैं पोजीशन ऑर्डर देख रहा हूँ और पोजीशनें देख रहा हूँ। अगर मैं पोजीशनें देख रहा हूँ तो पोजीशनें बेटा ऐसे नहीं आती। अगर ऐसे आती हो तो हर दूसरे शख्स के पास बेटा क्या हो, पोजीशन हो। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ आपकी क्लास तो वाहिद क्लास है बेटा, जिस आपकी क्लास तो मैं कहता हूँ लकी क्लास है कि हर एक बंदा फेम पाना चाहता है। तो आपके पास तो फेम पाने का मौका है यार। 20 का 20 पोजीशन आपके पास हो सकती है। देखो 19 चैप्टर आप पढ़ रहे, भाइयों का भी इस तरह लास्ट है। तो आप अगर यूज़ करो बेटा पोटेंशियल को, तो आपको कोई कामयाबी से रोक ही नहीं सकता। लेकिन वो पोटेंशियल मैंने नहीं यूज़ करना, आपने यूज़ करना है। और आप कैसे यूज़ करेंगे बेटा? जस्ट पॉजिटिव थाट से, जस्ट रिस्पॉन्स करके, रोज़ का काम रोज़ करके, कुछ ना कुछ रोज़ ना करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। ये बात रखें, कुछ ना होने से कुछ ना कुछ बेटा क्या है बेहतर है। ये बात याद रखेंगे और मेरी बातों को अच्छे से पहले से बांध देंगे, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मेरी दुआएं तो हमेशा आपके साथ रहती हैं, लेकिन दुआओं के साथ दुआ का भी अमल दखल होना चाहिए। क्योंकि वैसे किसी चीज़ का फ़ायम या किसी चीज़ को, उसका हर चीज़ के पीछे बड़ा होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत नहीं छूटनी चाहिए बेटा आपसे। मेरा यही मानना है। मेहनत छूटी तो काम गया बेटा, मेहनत से काम करना है। शॉर्ट आंसर की तरफ आता हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा आपको मोटिवेट भी कर लूँ। शॉर्ट आंसर अभी मेरे पास बुक नहीं है, जो शॉर्ट आंसर है मैं डिस्कस करता जाता हूँ। कुछ रह गया तो बाद में हम डिस्कस भी कर लेंगे। गालबन जो भी शॉर्ट आंसर है नंबरिंग नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पास अब बुक नहीं है, तो नंबरिंग देख के फायदा नहीं है बेटा। क्वेश्चन यूं दिया हुआ है, कहता है इफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन बी, देन व्हाट आर देयर मोमेंटम रेशियो। कहता है 2 फोटॉन है हमारे पास। क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 2 फोटॉन है, एक फोटॉन की एनर्जी है E A, दूसरा जो फोटॉन है उसकी एनर्जी है बेटा E B। कहता है अगर फोटॉन A की एनर्जी 2 टाइम हो फोटॉन B की एनर्जी के, तो हमने क्या फाइंड करनी है, इनकी मोमेंटम की रेशो फाइंड करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा एज आ शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, एज आ ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। अब आपको पता है कि बेटा ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके पास, अगर बनते भी हैं तो बच्चा मार कहाँ खाता है ऑब्जेक्टिव, वो शॉर्ट आंसर को रटा मार लेता है। अक्सर ऑब्जेक्टिव बेटा शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ के दिमाग को खोल के पढ़ना है। कहता है एनर्जी डबल है, एक फोटॉन की एनर्जी 2 टाइम ऑफ फोटॉन बी की, तो उनकी मोमेंटम की रेशो फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा E A इक्वल टू AB, मतलब फोटॉन A की एनर्जी 2 टाइम ऑफ फोटॉन B के। हमने यहाँ से मोमेंटम का रिलेशन निकाला, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे। हमने कहा इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमने कहा कि हमारे पास कोई मोमेंटम का रिलेशन होगा तभी हम निकाल सकेंगे, अदरवाइज बेटा हम ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूं करते हैं बेटा, सिंपल हम जानते हैं कि आपके पास एज वी नो दैट, जानते शानते तो कभी भी कुछ नहीं है, हम हमेशा से कह देते हैं, हम जानते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एनर्जी मास इक्वेशन। यहाँ E इज इक्वल टू MC को लिख सकता हूँ MC मल्टीप्लाई बाय C। E इज इक्वल टू MC मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम PC।
तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू पी ए सी, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, लिख सकता हूँ बेटा ई बी इज इक्वल टू पी बी सी। बेटा देखें ई ए है पी ए सी के इक्वल, ई बी है पी बी सी के इक्वल। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ई ए की जगह ई की वैल्यू, ई बी की जगह ई बी की वैल्यू। जब पुट करेंगे तो देखिएगा कंसोलेशन होगी, कोई ना कोई रिलेशन आ जाएगा बेटा। यहाँ से देखें, मैं मिटा देता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ बेटा, देखिएगा ई ए की जगह वैल्यू पी ए सी इक्वल टू 2 इंटू पी बी सी। बेटा जब कोई चीज शंभु नाथ हो रही है बड़ा मजा आता है, सी सी से शंभु नाथ हुआ तो पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी, तो यहाँ से पी बी इधर मजे ले रहा है, मल्टीप्लाई ऐसा करके हो जाएगा डिवाइड, तो पी ए डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब उनकी रेशो, मोमेंटम की रेशो किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। मोमेंटम की रेशो क्या आ गई बेटा? 2 के इक्वल आ गई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर समथिंग, जो भी आप देख लेंगे। फिर क्वेश्चन में कहता है, सुनिएगा ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, सुने एक और क्वेश्चन मुझे कहता है, अगर आपके पास ब्राइटनेस को ज्यादा करें, सुनिएगा, कहता है अगर हम ब्राइटनेस को ज्यादा करें, ब्राइटनेस को क्या करें, ये बात कंसेप्ट बनाना है बेटा इसमें। अगर हम ब्राइटनेस को लार्ज करें तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा? कहता है सिंपल, अगर ब्राइटनेस को ज्यादा करेंगे, कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, पूछा जा सकता है आपसे, तो पता होना चाहिए कि ब्राइटनेस के ज्यादा करने से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सुने, कहता है ब्राइटनेस मींस नंबर ऑफ फोटॉन, ब्राइटनेस मींस इंटेंसिटी। ब्राइटनेस से क्या हमारा नंबर ऑफ फोटॉन का पास करना किसी स्पेसिफिक कलर के, अगर नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, किसी स्पेसिफिक कलर के नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। कहता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ब्राइटनेस मींस इंटेंसिटी इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन भी क्या करेगी? ज्यादा इंक्रीज करेगी। इजेक्शन से मराद इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिट होंगे, उनकी एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर दो लाइट है, एक ब्राइट लाइट है दूसरी डिम लाइट है, तो कौन सी लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी? तो हम बताएंगे बेसिकली ब्राइटनेस से मराद नंबर ऑफ फोटॉन है, ब्राइटनेस से मराद इंटेंसिटी है। अगर ब्राइटनेस ज्यादा होगी इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे? ज्यादा। नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होने से मराद इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मोर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्राइट लाइट और डिम लाइट में से कौन सी लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी? वो होगी बेटा ब्राइट लाइट। ये क्वेश्चन एक आ गया। इसी का दूसरा पार्ट है बेटा, दूसरे पार्ट में क्या कहता है? दूसरे पार्ट में कहता है वी हैव टू लाइट। अगर हमारे पास दो लाइट है, एक लाइट की फ्रिक्वेंसी लार्ज है, दूसरी लाइट की फ्रिक्वेंसी स्मॉल है, तो पूछ ये रहा है बताएं कि जो जिसकी फ्रिक्वेंसी लार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी या जिसकी फ्रिक्वेंसी स्मॉल है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को मिट करेगी। कहता है फ्रिक्वेंसी इज ओनली इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुनो ये बात, फ्रिक्वेंसी किसको इंक्रीज करती है? एनर्जी को। एंड ड्यू टू इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज करने से इजेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी पे फर्क पड़ता है लेकिन इजेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर दो इलेक्ट्रॉन है, दो लाइट्स हैं जिन दोनों की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है लेकिन इंटेंसिटी सेम है, तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एमिट करेगी, और जिसकी इंटेंसिटी कम होगी वो कम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? एमिट करेगी। ये बात आपने पल्लू से बांध लेनी है कि फ्रिक्वेंसी जस्ट ओनली इंक्रीज करती है एनर्जी को, इजेक्शन को बेटा इंक्रीज नहीं करती। ये एक और शॉर्ट आंसर बेटा आपके पास हो गया। फिर मजीद की तरफ जाता हूँ, अजान भी लगी हुई है अभी, फिर हम जुमा भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं मजीद आगे एक और शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में कहता है कि डार्क रूम है, डार्क रूम है, डार्क रूम के अंदर हम अक्सर रेड लाइट को यूज करते हैं। सवाल ये पूछ रहा है कि डार्क रूम के अंदर हम रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं? तो रेड लाइट को इसलिए यूज करते हैं बेटा डार्क रूम के अंदर क्योंकि रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? ज्यादा, इजीली विजिबल होती है। इस वजह से हम रेड लाइट को क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। डार्क रूम के अंदर जो लाइट यूज कर रहे हैं बेटा वो कौन सी लाइट है? रेड लाइट। क्यों रेड लाइट को यूज करते हैं? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ ज्यादा है, इजीली विजिबल है, इस वजह से हम यूज कर लेते हैं। फिर एक और बड़ा, ये सारे जो क्वेश्चन है सारे एज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है सपोज आपके पास कुछ पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, आप सारे मुझे याद नहीं होंगे लेकिन चलो मैं दे देता हूँ। अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मेरे ख्याल में न्यूट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन है। कहते हैं ये चार पार्टिकल हैं। इन विच पार्टिकल हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किस पार्टिकल की वेवलेंथ शॉर्ट होगी? कहते हैं चार अगर पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
तो इनको अगर हम देखें, इनमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, ये पूछ रहे हैं। तो वेवलेंथ क्या देखें, एज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, लैम्डा इज इक्वल h डिवाइडेड बाय mv। अगर कहता है इन सब की स्पीड सेम हो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, तो देखें h कांस्टेंट v कांस्टेंट, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो मास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का क्या है, लार्ज, अल्फा का मास ज्यादा है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि वेवलेंथ मास के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 4 पार्टिकल दिए हुए थे, कहा यह गया था कि इनमें से किसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, तो मैंने कहा जिसका मास ज्यादा होगा वेवलेंथ उसकी क्या आ जाएगी बेटा, शॉर्ट आ जाएगी। तो अल्फा की वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। फिर एक और क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा इसी तरह का, उसमें ये पूछा गया है अगर तो कुछ पार्टिकल्स हैं जिनमें मेरे ख्याल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यही ले लेता हूँ मैं, प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन ले लेता हूँ, कुछ पार्टिकल है, इनकी एनर्जी सेम हो, इनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। अगर इनकी एनर्जी सेम है तो पूछ ये रहा है कि एनर्जी अगर सेम है तो इनमें से आपके पास किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, ये पूछ रहा है बेटा, सिंपल, या वेलोसिटी या वेवलेंथ का। तो कहता है सिंपल, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, एज लैम्डा इज इक्वल टू h, एज e इज इक्वल टू hf, e इज इक्वल टू f की जगह बेला hc बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय e, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या है, अगर एनर्जी आपके पास यहाँ से सिंपल ये बता रहा है कि आपके पास, ये तो मैंने दूसरा एक और रिलेशन बता दिया, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन क्या है बेटा, आपके पास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर किसी की एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। लेकिन ये शॉर्ट आंसर किसके बारे में बता रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में था, तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिंपल क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्कस कर रहा है। फिर पूछ रहा है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है कैन पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन वैक्यूम, क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में हो सकती है, सुनेंगे। पेयर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में नहीं हो सकती, बिकॉज इन द केस ऑफ पेयर प्रोडक्शन अ गामा रे फोटॉन इज पासिंग थ्रू द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस। कि पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास से एक हायर एनर्जेटिक गामा रे क्या करता है, जिसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो पास करता है, तो पेयर प्रोडक्शन होती है। आगे इलेक्ट्रॉन बनता है और क्या बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है। तो अगर वैक्यूम होगा तो जाहिर बात है वहाँ न्यूक्लियस ही नहीं होगा, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पे पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये पूछ रहा है आपसे, क्यों नहीं है, क्योंकि वैक्यूम है तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, ये इसका आंसर आ गया। फिर एक और क्वेश्चन में पूछता है, इस कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑब्जर्व बाय विजिबल लाइट, क्या विजिबल लाइट से कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, वैलिड है, हो सकता है। नो, कॉम्पटन इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल बाय विजिबल लाइट, फॉर कॉम्पटन इफेक्ट वी रिक्वायर हाई एनर्जी फोटॉन। कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से नहीं है पॉसिबल, फोटो इलेक्ट्रिक हो सकता है लेकिन कॉम्पटन नहीं हो सकता। क्यों, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए हमें एक्सरे चाहिए होती है, हाई एनर्जी फोटॉन चाहिए होता है, और विजिबल लाइट की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि हमें कॉम्पटन इफेक्ट को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सरेज का यूज होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्ट, एक्सरे का स्कैटर कर जाती हैं, तो इस वजह से कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो विजिबल लाइट से पॉसिबल नहीं है। फिर कॉम्पटन इफेक्ट के हवाले से ये भी पूछ रहा है, ये तो आपके पास एक और बात होगी। फिर ये पूछता है कि कॉम्पटन इफेक्ट अगर विजिबल लाइट से नहीं है, तो एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या हम रे ऑफ लाइट एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकती है। इन द केस ऑफ पेयर प्रोडक्शन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं ना, तो कहता है क्या we can is one single electron is produced by in the case of from photon, क्या एक फोटॉन से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो सकते हैं। नो, सिंगल फोटॉन कैन नॉट प्रोड्यूस 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल जो फोटॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल द लॉज आर इनवैलिड, तो तमाम लॉज इनवैलिड होंगे। तो लॉज को वैलिड करने के लिए 2 पार्टिकल का प्रोड्यूस होना जरूरी है, कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन, अगर एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का होना जरूरी है, वरना लॉज की वायलेशन होगी, तो ऐसा आपके पास पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक ये हो गया। फिर एक और है, कहता है अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम जस्ट इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर को लें, वेव नेचर को निगलेक्ट कर लें, तो बताएं कौन सा पैटर्न मिलेगा। अगर जस्ट पार्टिकल नेचर को लेंगे तो पार्टिकल नेचर ये शो करती है कि आपके पास सिंपल डिफ्रैक्शन नहीं होगी, जब डिफ्रैक्शन नहीं होगी तो स्क्रीन पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की जस्ट पार्टिकल नेचर को लें तो पार्टिकल नेचर से मुराद डिफ्रैक्शन नहीं होगी, तो स्क्रीन पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि स्पॉट बड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन वो डिफ्रैक्शन वाले नहीं होंगे, और ना ही इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो क्या होगा, डेविएट होगा। ये क्या था बेटा उसका आंसर।
फिर एक और क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है, तो वो मैंने बताया हुआ बेटा, ऑप्टिकल और सिंपल माइक्रोस्कोप का फ़र्क आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाले टॉपिक में उसको देख लीजिएगा। फिर गालबन कोई और रहता हुआ तो हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल में इतने शॉर्ट आंसर थे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है बेटा, अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करना है। एक बात याद रखें, मिसाल बने, मिसालें हमेशा दी जाती हैं और वही बंदा याद रहता है जिसकी मिसाल हो। हम भी किसी टीचर का नाम याद रखते हैं, हम मिसाल लेते हैं उसकी, किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं, हम कहते हैं हाँ फ़लाँ बच्चा ऐसा था, देखो उसने ये किया। तो आई होप सो कि आने वाले फ्यूचर में मैं प्राउड से, फ़ख्र से आप लोगों का नाम ले रहा हूँगा और अब मेरा फ़ख्र बनेंगे आप। आज भी मेरा फ़ख्र है, मुस्तक़बिल में भी होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।